है बच्चों, फेज इक्विलिब्रियम चल रहा है जिसके अंदर आज हम पढ़ेंगे वन कंपोनेंट सिस्टम। ठीक है, हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, एक कंपोनेंट या एक घटक के निकाय। तो सबसे पहला जो इसका एग्जाम्पल है वो कौन सा है बेटा, हमारा जल निकाय के अंदर है। ठीक है, कौन सा है, हमारा जल निकाय है। ठीक है, तो जल निकाय के अंदर हमें क्या ध्यान में रखना है कि जल है, H2 है, तीन अवस्थाएं होती है इसके अंदर, है ना। कौन कौन सी होती है, बर्फ होती है, जल होती है और वाष्प होती है। तो जल आपने ध्यान रखना है कि इसमें कंपोनेंट क्या है, एक घटकीय है और तीन प्रावस्थाएं इसके अंदर होती है जो एक दूसरे के साथ साम्य में होती है। जैसे बर्फ हो गया, बर्फ साम्य में किसके साथ, जल के साथ, और ये साम्य में किसके साथ, वाष्प के साथ। तो यहाँ पे तीनों फेज जो होगी, ठीक है, प्रावस्था जो है वो कितनी होगी, 1, 2 और 3। तो फेज कितनी है इसकी, 3 है। और कंपोनेंट क्या है बेटा, कंपोनेंट एक ही है। क्यों, क्योंकि बर्फ को हम क्या लिख सकते हैं, H2O लिख सकते हैं। जल को क्या लिख सकते हैं, H2O लिख सकते हैं। वाष्प को भी क्या लिख सकते हैं, H2O लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम इसका क्या बनाते हैं बेटे, ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, दो के बीच में दाब और किसके बीच में, ताप के बीच में ग्राफ बनाते हैं। तो इसको ग्राफ बनाने का ये तरीका होता है, एक आपका ये लाइन जो है वो यहाँ तक लीजिए। ठीक है, फिर उसके बाद ये दो लाइनें, एक ये लाइन चली गई और एक लाइन ये ऊपर चली गई। ये तीन लाइनें आप ऐसे बना लेंगे। ठीक है, और यहाँ पे ये जो प्रावस्था होती है, ये जो सारी प्रावस्था, ये वाली जो है, ये क्या होती है, ठोस की होती है। ये पूरी प्रावस्था जो होती है ये द्रव की होती है और ये पूरी प्रावस्था किसकी है, वाष्प की है या वेपर की है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर क्या है, आपका वाष्प है ना, यहाँ वाष्प है, यहाँ क्या है, ठोस है। ठीक है, वाष्प का अगर सीधा ठोस में बदलता है तो उसको अपने क्या कहते हैं, उद्रोपातन कहते हैं। तो इस वक्र का नाम, ये जो वक्र है, इस वक्र का नाम क्या हो गया, उद्रोपातन वक्र या सब्लिमेशन कर्व। इसको हम क्या कह देते हैं, सब्लिमेशन कर्व कह देते हैं। ठीक है बेटे, अब यहाँ पे हमारा कौन सा है, ये ठोस प्रावस्था है और ये कौन सी प्रावस्था है, द्रव। जब ठोस जो है वो द्रव में बदलेगा, किस पे बदलता है, गलनांक पे। तो इस वक्र को क्या कह देते हैं, अपने गलनांक वक्र कह देते हैं। यहाँ पे हमारे पास क्या है, द्रव है, द्रव किस में बदल रहा है, वाष्प में। तो इसको क्या कह देते हैं, वाष्प दाब वक्र कह देते हैं। और इनके क्या करते हैं, इसको O कह देते हैं, ये A पॉइंट है, ये C पॉइंट और ये B। आपकी मर्जी है, कोई भी आप उसके अंदर पॉइंट रख सकते हो। ये जो पॉइंट है, यहाँ पर क्या हो रहा है, तीनों प्रावस्थाएं, ठोस, द्रव और वाष्प, तीनों प्रावस्थाएं क्या होती है बेटे, O बिंदु पर मिल जाती है। ये जो होता क्या है, वाटर पर एक निश्चित ताप और दाब पर ही होता है, जहां पर तीनों प्रावस्थाएं साम्य अवस्था में रहती है। तो इसके लिए दाब याद रखिए, क्योंकि ये बहुत, ताप जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये होता कितना, 0.0075 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर ही होगा। और इससे संबंधित जो दाब होता है वो कितना होता है, 4.58 mm। ठीक है, अगर इतना दाब होगा और ये ताप होगा तब भी तीनों प्रावस्थाएं क्या होती है बेटे, साम्य अवस्था में होती है। अगर हमारा ताप और दाब क्या है, नॉर्मल है, तो एक ही प्रावस्था पाई जाती है। ठीक है, अब तो ये तो हो गया 4.5 mm पर इधर जा रहे हैं तो हमारा क्या है, दाब बढ़ रहा है। मान लेते हैं ये 1 atm आ गया, 1 एटमोस्फेरिक प्रेशर है, इससे संबंधित इसको काट दीजिए और इधर ले आए। तो ये क्या होगा, 1 एटमोस्फेरिक पर इसका क्या हो जाएगा, आपका ताप हो जाएगा कितना है, 100 डिग्री है। फिर उसके बाद हमने इसको और बढ़ा दिया, कितने पे, 218 atm दाब पे। इस दाब को क्या कहते हैं, क्रांतिक ताप कहते हैं। ठीक है, क्रांतिक ताप ये आपका हो गया। और इसमें जो आपका ताप है कितना है, 374 डिग्री सेल्सियस है। इस ताप को आप क्या कहते हो, क्रांतिक ताप कहते हैं। तो ध्यान रखना है, ये ठोस, ये द्रव और ये वाष्प। तो ये दोनों यहाँ पे किसका साम्य है, ठोस का और वाष्प का। तो ये दोनों वाष्प ठोस में बदले या ठोस वाष्प में बदले तो उसको अपने क्या कहते हैं, उद्रोपातन कहते हैं। तो ये उद्रोपातन वक्र हो गया। ठीक है, अब इसमें एक ये पॉइंट और दिखाया हुआ है, ये यहां से लेके पॉइंट कहां तक, यहां तक है, OA'। ठीक है, इसको हम आगे अध्ययन करेंगे। इसको क्या बोलते हैं, मेटास्टेबल जो है आपका इक्विलिब्रियम बोला जाता है। ठीक है, इसका हम आगे अध्ययन करेंगे, हम कि इसको अपने कैसे प्राप्त कर सकते हैं और इसका किस तरह से इसका यूज होता है। अब क्या करते हैं बेटे, इसके अंदर हम अध्ययन करेंगे पहले क्षेत्रफलों का। इसमें क्या होते हैं बेटा, 3 क्षेत्रफल हैं। कौन कौन से मैं आपको बता दूं। पहला क्षेत्रफल जो है आपका हमारा COB, ये C, ये O और B, ये पूरे वाला। ठीक है, COB। दूसरा क्षेत्रफल क्या हो गया, COA, ये पूरे वाला हो गया। तीसरा कौन सा हो जाएगा, AOB वाला हो जाएगा। ठीक है,
तो ये जो हमारा क्षेत्र है COB वाला सिर्फ किसको बता रहा है, ठोस अवस्था को बता रहा है। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे फेज कितनी हुई, प्रावस्था कितनी हुई, एक ही हुई। इसी तरह से ये पूरा क्षेत्र किसको बता रहा है, द्रव को बता रहा है। ये पूरा क्षेत्र किसको बता रहा है, वाष्प को बता रहा है। तो यहाँ भी प्रावस्था एक है, यहाँ भी प्रावस्था एक है। यहाँ कंपोनेंट कितना है, ठोस है, तो कंपोनेंट भी आपका क्या होगा बेटा, एक ही होगा। H2O है, यहाँ भी कंपोनेंट एक होगा, यहाँ भी कंपोनेंट एक होगा। ठीक है, और प्रावस्था भी क्या होगी इस पूरे क्षेत्र में, क्योंकि ये पूरा ठोस है तो एक होगा, इस पूरे क्षेत्र में भी एक होगा, इस पूरे क्षेत्र में भी क्या होती है, एक होती है। तो इन तीनों क्षेत्रों में कंपोनेंट कितना है, एक है। प्रावस्था फेज कितनी है, वो भी एक ही है। तो इसके आधार पर हम क्या निकाल सकते हैं, इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक है, स्वतंत्रता की कोटि को निकाल सकते हैं। तो देखिए बेटे इसके अंदर कैसे इसको हम अपने निकालेंगे, तो इसका अध्ययन करेंगे। तो हमारे पास मैंने आपको बता चुका हूं कि 3 क्षेत्रफल है। क्षेत्रफल कौन कौन से है, COB का क्षेत्र है, COA का क्षेत्र है, AOB का क्षेत्र है। ये ठोस को बताएगा, ये द्रव को बताता है, ये वाष्प को बताता है। तो तीनों क्षेत्रों में घटक तो एक ही है और प्रावस्था भी एक है। तो F इजिकल टू आप निकालोगे तो F इजिकल टू क्या आ जाएगा, 2 आता है। अतः किसी भी बिंदु पर, ठीक है, की व्याख्या करने के लिए हमें 2 चर, जैसे कि हमने क्या लिया था, ताप और दाब लिया था, इसकी आवश्यकता पड़ती है। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 है, तो कोई भी 2 चर आपको चाहिएगी। अगर किसी भी बिंदु को हमने व्याख्या करनी है तो हमें 2 चर चाहिए। एक कौन सा, ताप, और दूसरा कौन सा चाहिए बेटा, हमें दाब की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है बेटे, अब आपने क्या लेते हैं बेटे, इसमें कर्व ले लेते हैं। क्या लेते हैं, मैं दोबारा से ये डायग्राम आपने देख रहे हैं, कर्व लेते हैं। कर्व कितने हैं, देखो एक कर्व तो ये हो गया, ये OB, इसको क्या बोलते हैं, ऊर्ध्वपातन। ठीक है, एक हो गया OC वाला हो गया, एक कौन सा हो गया, OA वाला हो गया। तो 3 कर्व है। यहाँ पे इस पर, इस लाइन पे क्या है बेटा, इधर ठोस है और इधर क्या है, वाष्प है। इसका मतलब क्या हो गया, प्रावस्था कितनी हो गई, P का मान कितना हुआ, 2 हो गया, एक ठोस और एक वाष्प। यहाँ पर भी क्या हो गया, ठोस और द्रव। ये OC की बात करें तो यहाँ पर भी आपकी जो प्रावस्था है, फेज है, तो 2 होंगे, लेकिन कंपोनेंट क्या है, एक ही है, क्योंकि हम अध्ययन कर रहे हैं किसका, 1 कंपोनेंट सिस्टम का। फिर आपका क्या है बेटा, यहाँ पे OA, ये वाला OA, यहाँ पर भी क्या है, साम्य अवस्था में क्या है, द्रव और वाष्प आपस में क्या है, साम्य अवस्था के अंदर है। तो इट मीन्स यहाँ पर जो आपका फेज है, फेज कितनी है, 2 है, लेकिन कंपोनेंट कितना है, C का मान क्या है, 1 है, क्योंकि जल को आपने किससे प्रदर्शित करते हैं, H2O के द्वारा ही तो प्रदर्शित करते हैं। आता है, अब हम अध्ययन करेंगे, वक्रों का अध्ययन करेंगे। ठीक है बेटे, तो इसके अंदर जनरली जो है वो 4 वक्र हैं। वो OA वाला रह गया, मैं अभी आपको बता दूंगा। पहला हो गया OB वक्र, इसको क्या कहते हैं, ऊर्ध्वपातन वक्र कहते हैं। इसमें बर्फ और वाष्प अवस्था साम्य अवस्था में आता है। कंपोनेंट 1 है, प्रावस्था 2 है, एक तो बर्फ की होगी और एक वाष्प की, 2 प्रावस्था होगी। F इजिकल टू 1 हो गया। अतः तंत्र को परिभाषित करने के लिए हमें क्या चाहिए, एक ही कंपोनेंट चाहिए, या तो वो ताप हो सकता है या दाब हो सकता है। ठीक है, दूसरा हो गया कौन सा, वक्र, OC वक्र। इसको अपने क्या कहते हैं, गलन वक्र कहते हैं। इसमें बर्फ और जल साम्य अवस्था में सेम, निकाल लेंगे F बराबर 1। तो एक कंपोनेंट अगर हमें पता होगा तो हम इसका पता बता सकते हैं। ठीक है, उसको डिफाइन कर सकते हैं, बता सकते हैं। तीसरा हो गया OA वक्र हो गया। ठीक है, यह वाष्प दाब वक्र कहलाता है। इसमें जल एवं वाष्प साम्य अवस्था में होती है, जल और वाष्प में। तो अतः P का मान प्रावस्था कितनी होगी, 2 होगी, क्योंकि ये लिक्विड है, ये कौन सी है, वाष्प है, वेपर है, और कंपोनेंट क्या है आपका, एक ही है। तो F का मान भी यहाँ पर क्या आ जाता है बेटा, 1 आ जाता है। अतः हमें एक चर का पता है तो हम उसको परिभाषित कर सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद जो आपका है लास्ट में है बेटे, इसका कौन सा, AO वक्र। तो यह वक्र क्या कहलाता है, मित स्थायी साम्य अवस्था को दर्शाता है। ठीक है, किसको कहता है, मित स्थायी। ठीक है, मेटास्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन को बताता है। अब होता क्या है, मित स्थायी साम्य अवस्था होता क्या है, पहले ये पढ़ लेते हैं, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा। इसको कहते हैं अति शीतलक जल कहते हैं। ठीक है, सुपर कोल्ड वाटर कहते हैं इसको। जब जल को उसके हिमांक बिंदु से नीचे ठंडा किया जाता है तो उसका दाब कम हो जाता है। इसे जल का अति शीतलन तथा यह जल का अति आपका क्या कहता है, शीतक जल कहलाता है। इस प्रावस्था को चित्रण द्वारा हम क्या है, OA डैश के द्वारा दर्शाते हैं। O से A डैश तक जल और वाष्प एक
मेटास्थाई, यानी कि मेटा या मित स्थाई का मतलब ये वास्तविक साम्य अवस्था नहीं है, ये एक अस्थाई है। ठीक है बेटा, ये कुछ समय के लिए होती है, अस्थाई है। अगर आप सिस्टम को हिला देंगे, इधर ऐसे ऐसे कर देंगे तो वो एक प्रावस्था खत्म हो जाती है, में उपस्थित रहते हैं, जिसे मेटा या मित स्थाई साम्य अवस्था कहते हैं। अब आ जाइए त्रिक बिंदु, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। त्रिक बिंदु किसको कहते हैं? वह बिंदु जहां पर तीनों प्रावस्थाएं क्या रहती है बेटे? साम्य अवस्था में। जो वो कौन सा था? ओ बिंदु था हमारा। तो जल, बर्फ, जल और वाष्प कंपोनेंट कितना है बेटा? 1 है। और आपका प्रावस्था कितनी है? 3 है। तो यहां से एफ आपका क्या हो गया बेटा? 0 हो गया। अर्थात अगर आपका ट्रिपल पॉइंट है या त्रिक बिंदु जो होता है वो एक निश्चित ताप और दाब पर ही होता है। ठीक है, अगर एक निश्चित ताप और दाब होगा ना बेटे, तब भी वो आपका क्या है? त्रिक बिंदु आता है, वरना तीनों प्रावस्थाएं साम्य अवस्था में नहीं होती। अतः इसको परिभाषित करने के लिए किसी भी चर की आवश्यकता नहीं है, ये दोनों निश्चित होंगे, ये मान फिक्स है, ये दोनों निश्चित होंगे, तब भी क्या होता है आपका? वो त्रिक बिंदु आपका आता है, अदरवाइज वो कोई भी त्रिक बिंदु नहीं बनेगा। तो ये समझ में आ गया बेटे। अब थोड़ा सा मैं आपको क्या करता हूँ बेटा, मेटास्टेबल जो प्रावस्था है उसके बारे में थोड़ा सा दोबारा से बता देता हूँ। यहाँ पे क्या है हमारा वाष्प, इसमें इसको आप धीरे धीरे क्या करेंगे, ये ऊर्ध्वपातन वक्र है, इसको आप जब क्या कर रहे हैं, ताप इधर जा रहे हैं तो ताप कम कर रहे हैं, है ना। ताप जैसे जैसे कम करोगे तो दाब भी क्या होता जा रहा है? आपका कम होता जा रहा है। तो इस लाइन पर भी हम क्या कर सकते हैं? वाष्प और ठोस को साम्य अवस्था में प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन ये क्या है? अनस्टेबल होता है। अगर आपके तंत्र को आपने अगर थोड़ा सा भी हिला दिया तो ये क्या होगा? ये खत्म हो जाएगा। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? मित स्थायी साम्य अवस्था कहा जाता है। तो ये तो हमारा हो गया किसके बारे में? जल तंत्र के बारे में। कल हम पढ़ेंगे सल्फर तंत्र के बारे में।